नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के विषय में। यदि आप संज्ञा अच्छी तरह जानते होंगे तो सर्वनाम को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम सर्वनाम क्यों पढ़ें? अगर एक अभ्यर्थी है, एक कॉम्पिटिटर है, तो हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, खास तौर से 3 दिल्ली अधीनस्थ पीजीटी हिंदी के लिए, जीआईसी उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता हिंदी के लिए और उत्तर प्रदेश टीचर जो जूनियर शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगामी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में सर्वनाम से कम 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो वो हमारे सिलेक्शन का कारण भी हो सकता है और असफलता का भी कारण हो सकता है यदि हम उसे सही से न पढ़ें। यानी सर्वनाम को अगर हम अच्छी तरह जान जाए तो हम 4 या 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो हमारे पढ़ने के पीछे का जो मकसद है वो आप कहीं न कहीं क्लियर है। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं और सर्वनाम की संख्या क्या है, सर्वनाम के भेद क्या है। इसके साथ ही साथ हम यह जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि जब हमारा ये सेगमेंट खत्म होगा, यानी सर्वनाम जब हम पूरी तरह पढ़ लेंगे आज की इस वीडियो में, तो अभ्यास प्रश्न हम पीछे रखे हुए कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। तो हम चेक करेंगे अपने आप को कि हमने जो सर्वनाम पढ़ा अभी वो सही में हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम सही पढ़े या नहीं पढ़े। तो हम आइए देखते हैं कि सर्वनाम के भेद, संख्या और सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम सर्व प्लस नाम, यानी सर्व मतलब होता है सभी और नाम मतलब संज्ञा, यानी सभी संज्ञा यानी सभी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला नाम, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा यह है कि सर्वनाम वह विकारी शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। यानी सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी हिंदी में कुल 4 शब्द हैं, एक संज्ञा, एक सर्वनाम, दूसरा क्रिया और तीसरा विशेषण। और बाकी 4 और हैं जिसकी चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे अविकारी पर। फिलहाल मेरा जो फोकस अभी है विकारी को लेकर के है। हम विकारी सेक्शन में संज्ञा को पढ़ चुके हैं। यदि हमारी वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप संज्ञा की वीडियो को आप देखें। हमारे आई बटन पे लगा होगा और आप इसे या प्लेइंग लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो परिभाषा जैसा कि लिखा है कि सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी अर्थात ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न किए जा सके या होते हैं, जैसे कि तुम से तुम्हें, है ना? तो एक तरह से क्या है, तुम से तुम्हें हुआ तो उसके रूप में विकार हुआ, उसमें बदलाव हुआ। तो यानी सर्वनाम वह विकारी शब्द है या परिवर्तन रखने वाला परिवर्तन की क्षमता रखने वाला ऐसा सर्वनाम शब्द होता है जिसे संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। यानी सर्वनाम विकारी शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। सीधे-सीधे यदि आपके इंटरव्यू में भी पूछ ले कि परिभाषा बताइए सर्वनाम की, तो सबसे सटीक सर्वनाम की परिभाषा यही हो सकती है कि सर्वनाम विकारी शब्द होता है और ये किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि इसके कितने भेद हैं, सर्वनाम की हिंदी में कुल कितने भेद हैं। तो आप देखेंगे कि सर्वनाम की हिंदी में कुल 6 भेद हैं और इसकी संख्या बेसिकली कितनी पूछी, कई बार उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में और केंद्रीय विद्यालय में पूछ रखा है कि इसकी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो है पूरी 11 है और उन 11 संख्या को एक बार हम सरसरी निगाह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? पहला है मैं, दूसरा तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 हैं। देख लीजिए, यदि आप देखना चाहें तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कुल सर्वनाम के 6 भेद और इनकी संख्या 11। आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भेद और संख्या को लेकर के हो सकती है। तो आपके जहन में यह पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि जो इसकी संख्या है यहाँ पर, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हाँ, तो इसकी संख्या एक तरह से क्या है, इसके भेद जो है वो 6 प्रकार हैं। हम 6 भेदों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेशन जारी करेंगे। तो पहला भेद इसका क्या है? पहला भेद है सर्वनाम का, जो पहला भेद है वो पुरुषवाचक
सर्वनाम है। ठीक, इसका पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह सर्वनाम स्त्री पुरुष नाम के बदले, यानी राम सीता, स्त्री पुरुष नाम मतलब राम सीता ले लीजिए, या कपिल सरिता ले लीजिए। तो स्त्री पुरुष नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और हिंदी में इसकी संख्या कितनी है? हिंदी में इसकी संख्या 3 प्रकार की है। पहला हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला है हमारा उत्तम पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 प्रकार के सर्वनाम आते हैं। उसमें से पहला जो सर्वनाम है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और उत्तम पुरुष सर्वनाम किसको कहते हैं, हम इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलने वाला या लिखने वाला, है ना, बोलने वाला या लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो उत्तम होता है, उत्तम पुरुष होता है, वो चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो। तो ये जब किसी नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप में हम इसे जानते हैं। वो शब्द क्या है? जैसे जब हम अपने आप को संबोधित करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो मैं कहूंगा या तो हम कहेंगे, है ना। यही 2 शब्द हैं हमारे लिए अपने आप को प्रयुक्त करने के लिए। तो उदाहरण हम इसका देख लेते हैं। उदाहरण यह है कि जैसे कि मैं बाजार, अगर आपको केबीएस में या नवोदय में या जीआईसी में या दिल्ली अधीनस्थ में इस टाइप का प्रश्न दे करके पूछ ले कि इसमें से कौन सा सर्वनाम, जैसे पूछ ले कि मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक, तो इसमें क्या कहेंगे आप? और मैं को ये अंडरलाइन में कर दें, है ना, मैं को किसी अंडरलाइन या गाढ़े लिपि में लिख दे, है ना, उस तो क्या कहेंगे? इस मैं को क्या आप नाम देंगे? उसमें से ऑप्शन दिया रहेगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो आपको ट्रिक लगाना होगा कि मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? मैं जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखने की हम कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो उदाहरण है यहाँ पर हम ये है उत्तम पुरुष का उदाहरण कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें हम क्या है? हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है जो कि हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही पुरुषवाचक का जो दूसरा प्रकार है हम उसे भी देख लें। पुरुषवाचक का जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसे हम कैसे पहचानें? इसे हम इस तरह पहचानें कि जिससे बात की जाए, यानी मैं या आप हैं, किसी से बात करेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे या जिनसे बात करते हैं वो एक तरह से मध्यम पुरुष होता है, या संज्ञा के बदले वो नाम प्रयुक्त होता है तो सर्वनाम होता है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी सामने वाले से जो हम बात करते हैं वो एक तरह से वो क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। तो यदि उनके नाम को संबोधन करेंगे तब तो वो मध्यम पुरुष हो जाएंगे। यदि नाम को न प्रयुक्त करते, तू तुम कह दें, तो वो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाता है। तो तू और तुम बेसिकली छोटे लोगों से, अपने से उम्र में छोटे लोगों को प्रयोग किया जाता है, तो तू तुम कहते हैं और होता वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। लेकिन जब हमसे बड़ा कोई आता है तो वहां पे आप का प्रयोग करते हैं, है ना, आप का प्रयोग उनके सम्मान में करते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं। तो तू, तुम, आप, ये अगर कहीं पर भी वाक्य में आए और ये पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा सर्वनाम है, तो ये सीधा हमको जवाब देना होगा कि भाई इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष जो सर्वनाम का इसको हम दर्जा देंगे। ठीक, और एक बात आती है हमको हमारे सामने निकल करके कि ये जो आप मध्यम पुरुष में आप है, आगे जब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार में जो दूसरा तीसरा सर्वनाम आएगा वो निजवाचक भी आएगा, तो वहां पर भी इस आप का प्रयोग है। तो वहां पे इसको क्लियर करने की कोशिश आपको करेंगे कि मध्यम पुरुष सर्वनाम और निजवाचक पुरुष सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला आप शब्द या आप पद कैसे एक दूसरे से भिन्न है, और वाक्य में जब इनका प्रयोग होगा तो हम कैसे पहचाने इसको। तो
यहाँ पर हम इतना ही जानेंगे कि तू, तुम, आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है और यह पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है या पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार है। ये उदाहरण देख लें कि तुम बाजार जा रहे हो, तो तुम क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ऐसे ही आप देखेंगे कि आप प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ रहे हैं, तो आप किसी सामने वाले को हम संबोधन कर रहे हैं, वो हमसे बड़ा है और वो उपन्यास पढ़ रहा है गोदान प्रेमचंद जी का, तो यहाँ पे जो आप आया है वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो तीसरा सर्वनाम है उसकी हम बात करेंगे, और वो तीसरा सर्वनाम क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीसरे प्रकार का जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष जो सर्वनाम है उसकी पहचान कैसे करें कि जिसके विषय में बात की जाती है वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है। स्वयं के लिए जो बात करता है वो उत्तम पुरुष होता है। मतलब मैं, हम उत्तम पुरुष है, तुम, तू, आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है, और जिसके विषय में बात की जाए वो क्या होता है? अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। क्या होता है वो? अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। इसमें जो आने वाला पद होता है, जो पहचान वाले पद होते हैं वो होते हैं यह, ये, वह, वे। जैसे हमने आप के विषय में जब हम मध्यम पुरुष पढ़ रहे थे वहां पर आप आया है, और आप की जो पुनरावृत्ति है वो 2 बार है। एक बार मध्यम पुरुष के रूप में आप आएगा और एक जो है निजवाचक में आएगा। तो मैंने कहा कि निजवाचक पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको क्लियरिफाई कर दूंगा कि उस आप में और निजवाचक में आप जो आएगा क्या अंतर है। इसी तरह थोड़ा सा पुरुषवाचक का जो तीसरा प्रकार अन्य पुरुष सर्वनाम है, इसके अंतर्गत भी जो यह है, मतलब ये जो पद है यह और यहाँ पर जो वह है, ये दोनों ही एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति हुई है दूसरे जो सर्वनाम है यानी निश्चयवाची सर्वनाम, है ना। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें भी यह वह आता है। तो पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक पुरुष सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला यह वह पद में अंतर क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करें, और यदि वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो कैसे हम दोनों का पहचान करके अलगाव करें और सही उत्तर अपने परीक्षाओं में लगाएं। तो इसका भी हम आपको क्लियरिफाई आपको कहाँ पे करेंगे, जब हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हम दोनों में भेद को स्पष्ट कर देंगे कि कैसे पहचान किया जाता है। हम देखते हैं फिलहाल अन्य पुरुष सर्वनाम। उदाहरण कैसे समझे कि मैं मोहन के घर गया था लेकिन वह नहीं था। मैं मोहन के घर गया था, बात किसकी हो रही है? सॉरी, सोहन। बात कह रहा है कि मैं, मतलब जो उत्तम पुरुष करता है ना, यहाँ पे जो उत्तम पुरुष है, मैं अपने को संबोधन किया कि मैं मोहन के घर गया था। मतलब मोहन के घर वो आदमी गया था, जो कर्ता मैं है वो मोहन के घर गया था, लेकिन वह नहीं था, लेकिन वह अपने घर पर नहीं था। यानी जो यहाँ पर वह आया है जिसके विषय में बात की जा रही है उसके बदले में प्रयुक्त हो रहा है। किसके विषय में बात की जा रही है? सोहन के विषय में बात की जा रही है। तो सोहन के विषय में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमको सर्वनाम की जरूरत है, तो हमने सर्वनाम सोहन के बदले यानी संज्ञा के बदले प्रयुक्त की जाने वाला जो वर्ड होता है वो सर्वनाम होता है। तो सोहन के बदले यहाँ पर वह प्रयुक्त हुआ, तो वह क्या है? एक तरह से अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाला सर्वनाम है। यानी है तो वो पुरुषवाचक ही, लेकिन पुरुषवाचक में भी कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। ऐसे ही यदि फिर हम किसी दूसरे उदाहरण को लेकर समझने की कोशिश करें कि राम खेलने गया है, राम खेलने गया है,
अभी वह आया नहीं है, फिर यहाँ पे वह आया है ना, तो फिर वह जो आया है वह राम के बदले प्रयुक्त हुआ है और राम के विषय में बात की जा रही है, मतलब अन्य के विषय में बात की जा रही है। मैं अपने विषय में नहीं बात कर रहा हूं, खेलने गया था, या कोई जो मध्यम पुरुष का आदमी तू तुम है वो उसकी भी बात नहीं हो रही, किसी अन्य की बात हो रही है, मतलब राम की बात हो रही है। और राम के बदले प्रयुक्त होने वाला यहाँ पे संज्ञा के सर्वनाम जो शब्द आया है वो कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आया है। तो हम फिलहाल पहचान जो करेंगे संज्ञा के बदले, हमारे ध्यान में ये रहे कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त यहाँ पर हो रहा है। किसके बदले हो रहा है, संज्ञा के बदले। पहले यहाँ पे संज्ञा है, फिर इसके बदले में क्या प्रयुक्त हो रहा है, वह, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वह। तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो रहा है, ये सर्वनाम है। और तीसरे आदमी की बात हो रही है, न पहले आदमी की बात हो रही है मैं हम की, न तू तुम की बात हो रही है, बल्कि तीसरे वह के बारे में बात हो रही है, यह के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब हम बात करेंगे जो दूसरा इनका जो सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार है उसके विषय में हम बात करेंगे। और ये जो दूसरा प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर, ठीक। ये जो दूसरा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है, हम इसकी परिभाषा जान ले पहले कि निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। ऐसा सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आए, मतलब ऐसा सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आए, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, ये तीनों शब्द कर्ता को, अब कर्ता कोई काम कर रहा है लेकिन अपने आप को जता रहा है ना, ऐसे में अगर आप आए तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन वहां पे क्या था, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे पुरुषवाचक में जो आप आ रहा है, यहाँ पे जो आप आ रहा है ना, पुरुषवाचक में जो आप आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि आप प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ रहे हैं, मतलब आप सम्मान में आया है लेकिन मध्यम पुरुष के रूप में आया है ना। यहाँ पे जो आप आ रहा है, यानी निजवाचक में जो आप आएगा वो जो है वो क्या करेगा निजवाचक में कि वो अपनापन, मतलब स्वयं कर्ता अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है। कर्ता किसके लिए प्रयुक्त कर रहा है, कर्ता अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है, अपनापन जताने के लिए, अपने काम को बताने के लिए, अपनी चीज को बताने के लिए, अपने सामान को बताने के लिए, है ना, उसमें आपका प्रयोग कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, यदि आप यहाँ पे उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में यदि आप देखें आप, तो ये जो आप है वो अपनापन बताने के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, बल्कि सामने वाले से हम बात कर रहे हैं। मतलब हमको ये एहसास हो रहा है कि जो ये सेंटेंस बोला जा रहा है इसमें जो आप आया है या तुम आया है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आया है, न कि स्वयं को जताने के लिए आप आया है ना। स्वयं को जताने के लिए नहीं आया। आप प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट मध्यम पुरुष से कोई बात कर रहा है और कह रहा है कि आप प्रेमचंद की उपन्यास पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपको समझना यहाँ पर निश्चयवाची में होगा, सॉरी निजवाचक में होगा। निजवाचक में कह रहा है मध्यम पुरुष के रूप में आप न आकर के, बल्कि किस रूप में आ रहा है यहाँ पे जो आ रहा है वो कह रहा, कर्ता स्वयं को जता रहा है। जैसे कह रहा है कि वह आप ही घर आया, वह अन्य पुरुष है तो अन्य पुरुष, लेकिन अन्य पुरुष भी अपने आप को बता रहा है कि स्वयं ही वो काम कर रहा है, स्वयं ही पैदल आया, स्वयं ही चल कर आया, किसी गाड़ी से नहीं आया, है ना। फिर उत्तम पुरुष आया, यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष हमने पढ़ रखा है, तो उत्तम पुरुष भी क्या कर रहा है, अपनी बात को बताने के लिए कि मैं खुद ही कर लूंगा। मतलब एक काम उत्तम पुरुष है, वो काम करना चाह रहा है, खुद ही कर रहा है। तो या इसको इस अर्थ में भी आप टाइप कर सकते हैं, इस वाले को। जैसे क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे, है ना, चाहे तो इस सेंटेंस को लिख सकते हैं कि मैं खुद ही कर लूंगा, या लिख सकते हैं कि मैं आप ही कर लूंगा। खुद को आप भी, आपकी जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं, या स्वयं को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंतर है आपके प्रयोग में। थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा कि जब अपनापन का अनुमान लगे या अनुभव हो सेंटेंस में कि सर्वनाम भी है लेकिन अपने आप को जता रहा है, तो वहां पर आप आए तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। और जहां पर अपनापन न लगे, चाहे वो प्रथम पुरुष हो, द्वितीय पुरुष हो, या अन्य पुरुष हो, वो अपने काम को नहीं जता रहा है, बल्कि सीधे सीधे दूसरे की बात की जा रही हो, दूसरे की बात की जा रही हो, या है ना, अन्य की बात की जा रही हो, मध्यम की बात की जा रही हो, तो वहां पर अगर आप आए तो सीधा सीधा क्या होता है कि वहां पे मध्यम पुरुष होगा, और स्वयं, खुद, आप अपनी कार्यों को, अपनी बातों को, अपने वस्तु को जताने के लिए आए तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है, जिसका उदाहरण आप लोगों ने देख रखा होगा। कि एक तीसरा उदाहरण है, यदि आप इसे देखना चाहें तो निजवाचक में देख सकते हैं कि आप स्वयं ही इसका अनुभव करें। आप आया है लेकिन स्वयं के लिए, आप स्वयं ही इसका अनुभव करें, है ना। तो स्वयं, खुद, आप, ये तीनों अपनापन जताने के लिए आए किसी सेंटेंस में, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के तीसरे प्रकार पर, है ना। तो सर्वनाम का जो ये तीसरा प्रकार है उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक। उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक, यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पे जो सर्वनाम का जो तीसरा प्रकार है, निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक की परिभाषा हम जान लेते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को इशारा करता है। निश्चयवाचक क्या करता है? कहीं न कहीं किसी व्यक्ति या वस्तु को की तरफ इंडिकेट करता है, संकेत करता है। वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वो दो सेंस में आएगा, या तो समीप की वस्तु को बताएगा या तो दूर की वस्तु को बताएगा, या समीप के व्यक्ति को बताएगा या समीप दूर के व्यक्ति को इंडिकेट करेगा, संकेत करेगा, निर्देश, है ना। ये बातें इसमें छुपी होती हैं। तो इसका जो उदाहरण है क्या है? ये दो, इनकी संख्या क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की संख्या 2 है, यह और वह। हमने देखा था कि यह और वह पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी इसका प्रयोग हुआ है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, है कि नहीं? यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यह और वह दोनों आया हुआ है अन्य पुरुष सर्वनाम में, यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम का तीसरा भेद है, अन्य पुरुष सर्वनाम, उसमें भी यह और वह का प्रयोग हुआ है। हमने कह रखा था कि हम इसका क्लियरिफाई करेंगे कि क्या अंतर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह वह का और निश्चयवाची सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला यह वह का। तो हम देखते हैं वहां पे, ये यहाँ पर, ठीक, हमको देखना है निश्चयवाची। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त होने वाला यह वह है, वो कहीं न कहीं संकेत करता है, लेकिन अन्य पुरुष में यह वह जो आता है संकेत नहीं करता है। क्या करता है? बल्कि वो रिप्लेस करता है, वो संज्ञा के बदले डायरेक्ट आता है। जैसे हमने वहां पे पढ़ रखा था, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि निश्चयवाचक को हम कैसे पहचानते हैं। तो निश्चयवाचक कह रहा है, उदाहरण एक लेते हैं कि यह राहुल का मकान है। संकेत कर रहा है यहाँ पे, मकान, राहुल के विषय में संकेत कर रहा है कि मकान तो है लेकिन किसका? राहुल का। और नजदीकी का भी कहीं न कहीं उसमें भाव है। तो यहाँ पर जो यह वह आ रहा है, वो संकेत के संदर्भ में आ रहा है, यह, है ना। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें यह जो सर्वनाम होते हैं वो वाक्य में संकेतक के रूप में आते हैं, लेकिन
निज अन्य पुरुषवाचक में या पुरुषवाचक सर्वनाम में जो हम यह वह पढ़ते हैं वो सीधे एक तरह से क्या है, अन्य पुरुषवाचक के जिसके विषय में बात की जाती है उसको वो कहीं न कहीं रिप्लेस करता है, उसको न कहीं रिप्रेजेंट करता है ना, उसकी प्रस्तुतिकरण करता है। जैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, इसने कहा कि यह राहुल का मकान है, लेकिन कहा जाए कि आगे कहा जाए कि राम कल बाजार गया था ना, ये कहा जाए कि राम कल बाजार गया था और वह बाजार से किताबें लाई, तो राम कल बाजार गया था, वह बाजार से किताबें लाई, तो यहाँ पे जो वह आया है ये अन्य पुरुष के रूप में हम इसे जानेंगे क्योंकि राम के बदले प्रयुक्त हो रहा है। और निश्चयवाचक में जो सर्वनाम यह वह प्रयुक्त होता है ये संकेतक के रूप में आता है, जैसे कि यह राहुल का मकान है, यह वह श्याम की पेन है ना, श्याम के बदले नहीं प्रयुक्त हो रहा है बल्कि श्याम की कलम को वो इंडिकेट कर रहा है कि वो जो पेन सामने दिख रही है वह श्याम की है। तो निजवाचक में यह वह संकेतक के रूप में आते हैं और अन्य पुरुष सर्वनाम में सीधे मतलब संज्ञा को रिप्लेस करता है। पहले संज्ञा की बात होगी मतलब राम श्याम आएगा, फिर राम श्याम के बदले वो सीधे प्रयुक्त हो जाएगा, यह और वह हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले यह और वह, निजवाचक में आने वाले यह और वह के अंतर को आप लोग भली भांति समझे होंगे। दूसरा अंतर था कि यह आप को लेकर के जो पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में आने वाला आप है, मध्यम पुरुष में आने वाला आप है, यहाँ पर ना इस आप, यहाँ पर ना इस आप को लेकर के इसे और आगे जो आप आने वाला है निजवाचक में है ना, इन दोनों में भी आप लोगों ने अच्छी तरह से आप लोग इसे समझ गए होंगे, इन दोनों अंतरों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो ये हमारी सफलता है, नहीं समझे होंगे तो ये हमारी असफलता है। और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप समझे कि नहीं समझे। हम सर्वनाम के जो चौथा जो भेद है ना, पहला हमने पढ़ रखा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, पहला हमने यहाँ पढ़ रखा है ये पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमने पढ़ा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसी अंतर को समझाना था आपको लेकर के, यह और वह को लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार इसे सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं और आपको थोड़ा बहुत और क्लियर नहीं होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नोट, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ साथ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है। अंतर इस बात का है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है तब केवल संज्ञा को संकेत मात्र करने वाला होता है। जैसे यह राहुल की किताब है तो संकेत कर रहा है किताब किसकी है, राहुल की है। वह राजकीय उच्चतर महाविद्यालय है, संकेत किसको कर रहा है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर संकेत कर रहा है। यह पेड़ बहुत घना है, पेड़ के घनापन को, यह पेड़ को की तरफ संकेत कर रहा है। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे अन्य पुरुष में क्या दिक्कत थी, अन्य पुरुषवाचक में जो आया यह वह, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतक वाचक भी कहा जाता है। एक चीज और थी इसमें छूट रही थी कि इसे जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसे संकेतवाचक सर्वनाम भी के नाम से भी हम जानते हैं। जबकि अन्य पुरुष में जब यह और वह प्रयुक्त होता है तब संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, न कि संज्ञा के संकेतक के रूप में। दोनों में बेसिक अंतर यही था कि एक संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है मतलब जो अन्य पुरुष है, और एक जो है संकेतक के रूप में प्रयुक्त होता है यह वह, जो कि निश्चयवाची या निश्चयवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं। तो दोनों के भेद को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यदि आपके परीक्षा में वाक्य दे दिया जाए उसमें सर्वनाम मौजूद रहे, यह वह मौजूद रहे, तो आप बता लेंगे कि ये
निश्चयवाची वाचक सर्वनाम है, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। या दूसरा उधर था कि आपको लेकर भी जो कंफ्यूजन था वो भी आप लोगों से दूर हो जाएगा यदि इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, सुन लेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का जो चौथा भेद है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। इसका भेद क्या है? अनिश्चयवाचक। चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक क्या होता है? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रयुक्त होता है। जैसे कोई कुछ, अगर किसी वाक्य में कोई कुछ आपको दिखाई दे और वो अंडरलाइन हो या हाईलाइटेड हो, तो उस यदि पूछ लिया जाए कि वह शब्द कैसा है, तो आप क्या कहेंगे कि एक तरह से क्या है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है, तो यहाँ पे कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ क्या है ना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में कितनी इनकी संख्या है? 2 है, कोई कुछ। हम अब बढ़ते हैं आगे। जो सर्वनाम का जो 5वां भेद है वो भेद क्या है? वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसकी पहचान क्या है? आइए देखते हैं कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध को स्थापित किया जाए, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो सो, आप किसी वाक्य में पहले जो आए फिर बाद में सो आए, तो उस वाक्य को में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सर्वनाम है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ने की कोशिश की गई है। जैसे आप देखना चाहें कि जो मेहनत करेगा वह पास होगा, तो जो मेहनत करेगा वह पास होगा। तो एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम या एक उपवाक्य सर्वनाम से दूसरे उपवाक्य सर्वनाम को एक तरह से जोड़ने का यह काम करते हैं। तो जो सो आए, वहां पर क्या आप कौन सा सर्वनाम ट्रिक लगाएंगे? उस सर्वनाम को कहेंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। दूसरा उदाहरण हम इसमें देखते हैं कि जो खाएगा वो भरेगा। मतलब जो एक सर्वनाम और वो 2 सर्वनाम, तो इन दोनों को एक से जोड़ा गया है। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में ये प्रस्तुत हुए हैं इस वाक्य में। इसलिए हम कहेंगे कि जो सो जहां पर या जिस वाक्य में आप देखें, यदि पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम है, तो आप ये कहेंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम और सर्वनाम का अंतिम भेद है वो भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा जो भेद है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर। ठीक, इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए होता है ना। जैसे इसकी संख्या हिंदी में 2 है, कौन और क्या। जैसा कि उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि कौन आया और उसके अंडरलाइन किया हुआ है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या अगर प्रश्न बीच में भी आया या पहले आया है, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? एक तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। हिंदी में इसकी संख्या कितनी है प्रश्नवाचक सर्वनाम की? 2। संबंधवाचक सर्वनाम की हिंदी में संख्या कितनी है? 2। निश्चयवाचक सर्वनाम की संख्या हिंदी में कितनी है? 2। ठीक, ऐसे आगे हम बढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो हम एक तरह से एक बार फिर हम समरी करते हैं और इसके बाद हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का हमें उम्मीद है कि आप उसका उत्तर जरूर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो लास्ट एक समरी देखते हैं सरसरी निगाह से। जो पहला ये कि सर्वनाम सर्वधन नाम, यानी सभी नाम का अर्थ होता है संज्ञा। सभी संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? वो सर्वनाम है। परिभाषा आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सर्वनाम वह विकारी शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? भेद कितनी है सर्वनाम के? 6। इसकी संख्या कितनी है? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, क्या। ठीक,
मैं तू आप, यह वह, मतलब ये पुरुषवाचक, यह वह निश्चयवाचक, जो सो संबंधवाचक, कोई कुछ, अनिश्चयवाचक कौन क्या, प्रश्नवाचक, है ना। तो आपने एक तरह से देखा होगा कि ये जो प्रश्न बन सकते हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है, भेद पूछता है और संख्या पूछता है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम था, इसके 3 भेद थे, है ना, इसके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपने देखा कि मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में आपने देखा कि तू तुम आप आता है, और अन्य पुरुष में आप लोगों ने देखा यह ये और वह वे आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं समरी के अंतर्गत। फिर हमने देख रखा कि जो दूसरा प्रकार है सर्वनाम का, वो दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके अंतर्गत आने वाला जो शब्द है वो खास तौर से आप है, कहीं कहीं स्वयं और खुद भी प्रयोग होता है। ऐसे ही तीसरा जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, इस यह और वह, इसकी संख्या 2 है, यह वह। फिर हम आगे बढ़ते हैं चौथे सर्वनाम की तरफ। ठीक, चौथा जो सर्वनाम है ये यहाँ पर चौथा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, और अनिश्चयवाचक की संख्या हिंदी में कितनी है, 2, कोई और कुछ। ठीक, ऐसे ही पांचवा सर्वनाम कौन सा है, पांचवा सर्वनाम है संबंधवाचक। इसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो जो और सो, इसकी पहचान है। ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है छठा, अंतिम और छठवां जो है वो सर्वनाम के जो भेद के रूप में अंतिम है वो प्रश्नवाचक है। इसकी संख्या हिंदी में कितनी है, 2 है। वो कौन कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी है, एक है कौन और दूसरा है क्या। जो भी आप सेंटेंस में कौन क्या देखें तो वहां पे सीधा क्या करेंगे, प्रश्नवाचक संबंध के प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में टिक लगाएंगे। अब हम एक छोटी सी बात तो है उसको कहेंगे, उसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ते हैं, या क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाँ, एक सवाल पूछ सकता है, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या सर्वनाम में परिवर्तन संभव है, क्या सर्वनाम में परिवर्तन संभव है। तो आप उत्तर देंगे कि हाँ, सर्वनाम के रूप में परिवर्तन संभव है, यानी सर्वनाम का जो बनावट है रूप के स्तर पे, रूप के आधार पे उसमें परिवर्तन संभव है। तो आपसे वो उदाहरण में पूछेगा कैसे संभव है, तो आप कहेंगे कि हाँ, जैसे सर हम कहें कि हम से बना दे हमने, तू से बना दे तूने, तुम से बना दे तुमने, आप से बना दे अपने या अपने लोगों ने, यह से इसने, ये से इन्होंने। तो इसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि ये विकारी शब्द है, जाहिर सी बात है विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन संभव है। तो आप उत्तर देंगे सर सर्वनाम एक विकारी शब्द है इसलिए इसमें परिवर्तन संभव है। तो कहेंगे कि उदाहरण दे करके समझाइए, तो आप उदाहरण ये वाला दे सकते हैं। ऐसे ही अब हम एक नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से अभी जो इंटरव्यू हुआ था जनवरी में, उस जनवरी में एक दोस्त है उनसे पूछा गया था कि हिंदी में जो है परिवर्तन जो है ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हिंदी में ने का प्रयोग एक कर्ता के साथ हो सकता है और एक सर्वनाम के साथ होता है ना। तो कैसे कर्ता के साथ कैसे हो सकता है कि जैसे राम ने, वहां पर नहीं आया। इसके साथ साथ कहाँ पर हो सकता है कि सर्वनाम में कहा हम, जैसे हम ने, तुम ने, मैं ने का प्रयोग 2 जगह होता है हिंदी में, एक कर्ता और एक सर्वनाम की जगह पर। तो अब हमारा लास्ट जो सेगमेंट है वो है प्रैक्टिस सेशन का, और हम देखते हैं कि आप लोग कितने लोग हैं जो इसका उत्तर आप सही सही दे पा रहे हैं। ये रहा आपका प्रश्न, उम्मीद है आप लोग उत्तर देंगे। हम प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं यहाँ पर कि आप भला तो जग भला, अपने से बड़े का आदर करना चाहिए, यह बाबूजी का कुर्ता है, यह सोहन की किताब है,
यह कोई आया है, कुछ सामान लाया है, उसने कुछ नहीं खाया। कौन आता है, तुम क्या खाओगे? यह मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई लिख दिया है, यह छोटा भाई है ना। तो ये क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप लोग इन 10 क्वेश्चन का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम बात करेंगे विकारी शब्द के तीसरे पद पर, और उसका नाम है विशेषण। विशेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आप लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं लोक सेवा आयोग से, उसमें विशेषण बहुत पूछा जाता है। तो इसका मतलब है कि जीआईसी का जो पेपर होगा उसमें भी विशेषण बहुत पूछा जाएगा, और टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, केवीएस में पूछा जाता है। तो वो भी विकारी शब्द के अंतर्गत जो तीसरा सेगमेंट हमारा होगा, हमारी तीसरा जो वीडियो होगा वो विशेषण पे होगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, देखेंगे और उसे सराहेंगे, उसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे।